हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारी आज की पॉलिटी की दूसरी वीडियो है जिसमें हम 60 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। 59 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर उसने आपको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 63 हमें बताता है कि भारत के में एक उपराष्ट्रपति होंगे। साथ में आप एक और आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे बात आई है निर्णायक मत की, तो इसका मतलब क्या होता है? निर्णायक मत इसलिए कहा जाता है अगर किसी मुद्दे पर मत जो है वह बराबर हो गए दोनों पक्षों में, तो क्या होगा? टाई की स्थिति आ जाएगी। अब इस समय क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति यहाँ पर अपना मत देते हैं। तो अब दोनों टाई की स्थिति में हैं, तो उपराष्ट्रपति जिस पक्ष में अपना मत देंगे उसका मत एक मत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो वह भी वो पूरी करता हो। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह हमने अभी अभी देखा है, 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? एम वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, इसलिए प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन यह है, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। तो यह नहीं होगा क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं वह क्या होते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है। तो नहीं, जो भी बजट हो गए या धन विधेयक हो गए उस पर क्या होता है? लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, लोकसभा ही उस पर फाइनल जो है वह मंजूरी देता है। नेक्स्ट है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो यह सही है कि जो भी गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन तो करता है, लेकिन जो धन विधेयक संबंधी जो भी संशोधन करने के लिए वो सुझाव दे सकता है। तो ये सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी नहीं देता। आगे हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है।
राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। देखिए, वित्तीय जो शक्तियां हैं, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा को। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान, महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन हेतु सुझाव देने ही जहां राज्यसभा सीमित है। ठीक है, वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने संबंधित जो भी प्रावधान है, उस पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? आंसर है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक जो है वह आयोजित की गई थी। आइए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक जो थी वह 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक एम अनंत शयन अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक रहे थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वह क्या होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष का उम्र होना ही चाहिए। ये क्या है? न्यूनतम वर्ष आयु है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम या न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1989 में हुआ था, और इसी समय क्या कर दिया गया? जो वोट देने की न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज हम 18 वर्ष के बाद अपना मत जो है मतदान देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था इसको याद रखेंगे, और कौन सा ईयर था इसको याद रखेंगे, और इसका कारण याद रखेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61 था, और कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसमें क्या कर दिया गया? मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमको बताना है कि कौन सा जो काम है वह संसद का नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन, बिल, बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। दूसरा है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तीसरा है, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है।
तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी है। ठीक है, संसद के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। महाभियोग द्वारा क्या होता है, इनको हटा सकती है संसद। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए, जिसके तहत महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के निर्देशों के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो यह गलत है। ठीक है, इसके पास है सदस्य, मतलब इनको हटा दिया जाता है किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। और यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। आगे एक्सप्लेनेशन दिया है, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु है वह कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए। जबकि जो पंचायत में चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए 21 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष पहले क्या होता था, मतदाता की जो न्यूनतम आयु होती थी मतदान करने की वह 21 वर्ष होती थी। इसलिए पंचायत चुनाव में जो भी व्यक्ति खड़ा होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 21 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वह है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वहां पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में 30 वर्ष। तो 30 वर्ष किसके लिए होगा, राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। देखिए, शून्यकाल जो है वह हमारे संविधान की शब्दावली नहीं है, इसको प्रेस के द्वारा जो है उपयोग में लाया गया था। और सबसे पहले कब इसको प्रयोग में लाया गया, 1962 में। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि है। जब प्रश्नकाल होता है उसके 1 घंटे की जो अवधि होती है उसको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। तो शून्यकाल में पहले तो 1 घंटे का जो होता है वह प्रश्नकाल होता है। अब इस 1 घंटे की बाद क्या होती है, शून्यकाल होता है, जिसमें जो भी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको पूछे जाते हैं, जिसके लिए पूर्व से कोई सूचना नहीं दी होती है। नेक्स्ट है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? आंसर, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो अभी हमने देखा कि 1 घंटे का जो होता है प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अब इसको शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो भी अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके लिए पहले से कोई सूचना नहीं दी गई हो उस प्रश्न को। ठीक, तो नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। यह कोई संविधान में पहले से तो लिखा नहीं था, इसको प्रेस के द्वारा, संसद के द्वारा दिया गया शब्द है। दोनों शब्दों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो होता है वह शून्यकाल कहलाता है। इस काल को दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है।
इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्य काल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। यदि व्यक्ति चाहता है, कोई प्रश्न पूछता है और इस प्रश्न का उत्तर मुझे तुरंत ही मिल जाए, तो उसी प्रश्न को वह उस समय पूछता है शून्य काल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? आंसर है 1 माह। लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक जो है वह पेश करने की सूचना अवधि जो हुई है वह कितनी है? 1 माह। आइए समझते हैं इसके बारे में। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। देखिए, 2 बातें याद रखना है। निजी सदस्यों के द्वारा विधेयक जो पेश करने की सूचना अवधि है वह 1 माह है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वह 7 दिन है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो उसे निजी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 552 निश्चित की गई है। 84th संविधान संशोधन जो कि 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। यानी कि 1971 की ही जनगणना के आधार पर हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीट है उसको रखा गया है, जिसमें हमारी लोकसभा की जो अधिकतम सीट है वह कितनी है? 552 है। लेकिन जो हमारी राज्यसभा है उसकी अधिकतम जो सीट है, अधिकतम संख्या है वह कितनी है? 250 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या तो 552 है, लेकिन वर्तमान में अभी लोकसभा कितने क्षेत्र में निर्वाचित है? 543 में। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 552। 552 जो है वह लोकसभा की अधिकतम या मैक्सिमम संख्या है, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो आइए इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से है व अधिकतम 20 जो है वह सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। यानी कि 530 जो है वह कहाँ से? राज्यों के लिए होते हैं, और जो 20 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं। 530 और 20 मिलाकर कितने हो गए? 550। बचे 2 लोग, उसको क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। हम सभी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष मतदान होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत में लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है, जिसका इस सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें जो है वह आरक्षित हैं। इसमें 84 जो सीटें हैं वह अनुसूचित जाति के लिए है तथा 47 जो सीट है वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तो आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में सीटों में जो है छूट दी जाती है, तो यह बात जो है वह कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? 330 में है। और टोटल कितनी सीटें दी जाती है? 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि आपसे पूछे कि लोकसभा को क्या भंग किया जा सकता है, तो हाँ, समय से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके आधार पर? प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर। और भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर, जिनको शॉर्ट में गणेश, ये तो शॉर्ट में नाम हो गए जीवी मावलंकर, लेकिन इनका फुल फॉर्म जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आइए हम समझते हैं कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है कि सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन बनाता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? आंसर है डॉक्टर बलराम जाखड़। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का। आइए समझते हैं क्या कारण था। डॉक्टर बलराम जाखड़ को 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बलराम जाखड़, और एकमात्र अध्यक्ष हैं। अभी तक ऐसा किसी का नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 10 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50। आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
तथ्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा की अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। तो अगर किसी भी जो सरकार है उसको गिराना है तो 50 सांसदों के समर्थन की पहले तो आवश्यकता होगी और यह नोटिस वो किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अब आगे हम संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य में संबंध, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड राज्य की यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि फॉर्मेशन कब हुआ? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, जिसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में इसको किया गया है। यह भी पूछ सकता है कि कौन से राज्य से अलग हुआ है, तो यह क्या है? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया था। एक आयोग थी, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इनका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी, जिसको 1956 में भाषा के आधार का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में फिर किया गया था। आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्र के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन जो है वह किया गया। तो याद रखेंगे 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र के। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका भी नाम याद रखेंगे, फजल अली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर है 1972। त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वह मिला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा भी राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह कौन सी है? अगरतला। तो त्रिपुरा पहले क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी, जिसको कि 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह बताना है। यानी कि भारत की संसद और अमेरिका की संसद में जो कोई पॉइंट है वह सेम है, तो वह कौन सा है? इन चारों में से बताना है। पहला बोल रहे हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना। तीसरा बोल रहे हैं कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है। और लास्ट बोल रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो पहले तीनों बात जो है वह अमेरिका में नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है? यह अमेरिका और भारत में यह व्यवस्था दोनों जगह है।
पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, और भी हमें जानकारियां मिलती हैं। अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघ और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, और यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, नहीं वो तो वहां भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका तो अमेरिका में भी है, मतलब दोनों सही है। इखरी नागरिकता, और लास्ट दिया है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान है। तो यहाँ पर जो इखरी नागरिकता है यह भारत और अमेरिका से भिन्न है। भारत में इखरी नागरिकता का एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी राज्य नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? राष्ट्र की एकता पर। राष्ट्र की एकता होनी चाहिए। भारतीय संघ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। धातत्व है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा था? यह जो कथन है वह किसका है? आंसर है के.सी. वियर। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। उसने लिखा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंकल्प है। यह एकीक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परिसंघीय लक्षण है, और यह अनुसंघीय एकीक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। यानी इसको के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कह दिया। यह पूरी तरह संघीय न होकर अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था कि इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता सर्वाधिक है। भारत का संविधान मुख्यतः संघात्मक है क्योंकि इसमें संघ सरकार के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान लिखित, सर्वोच्च, निश्चित एवं स्पष्ट है। बहुत से मामलों में यह अपरिवर्तनशील भी है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और इसके मूल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? आंसर है के.सी. वियर को। के.सी. वियर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। के.सी. वियर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहें। और के.सी. वियर ने ही हमारे भारत को अर्ध संघात्मक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होती है राज्य का अध्यक्ष जो है निर्वाचित होता है। तो गणतंत्र का मतलब ही यही होता है कि राज्य का जो अभी अध्यक्ष है वह निर्वाचित हो। राज्य का अध्यक्ष का पद जो है वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इसी को कहा जाता है गणतंत्र।
आगे हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान की अधिक सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। और हमारी जो प्रस्तावना होती है वह यही से भी स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना, और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है? तो देखते हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध, यह भी होता है। राज्यों के बीच मध्य संबंध, यह भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो यह भी सही है। सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। देखते हैं, संविधान द्वारा विहित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है। अनुच्छेद 1 और 1 में और वर्तमान में इस संघ के सदस्य 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई है, यानी कि न्यायालय की। राष्ट्रपति अंतरजायिक विवादों की जांच के लिए एक अंतरजातीय परिषद की स्थापना कर सकता है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया है, इसलिए वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार अब वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फाइनल इसी को याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? आंसर है संविधान के द्वारा। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह संविधान के द्वारा किया गया है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का जो आधार है वह है, क्योंकि इसकी मूल संरचना जो है वह चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो आंसर है संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्र और राज्य को जो शक्तियां प्राप्त है उसको पूरी तरह से तो बदल नहीं सकते, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन जो है वह कर सकते हैं, और वह किसके द्वारा हम कर सकते हैं? संविधान में संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो संबंध है वही संघात्मक शासन का आधार है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं जो है वह क्या है? द्वैत राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही हमारे यहाँ सर्वोच्च है, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय, द्विसदन भी है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह सब संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है?
आंसर है संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान। लेकिन हमारा संविधान कठोर है, लेकिन कुछ मामलों में जो है वह लचीला भी है। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान की अपरिवर्तनशीलता, शक्तियों का विभाजन तथा न्यायपालिका का प्राधिकार संघात्मक शासन का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, यह भी एक संघ के लिए आवश्यक तत्व है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी एक संघ के लिए आवश्यक तत्व है। और स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। और संविधान जो है वह कठोर है। यह सब जो है संघीय जो लक्षण है संविधान के। लेकिन यहाँ पर एकहरी नागरिकता की बात नहीं की गई है कि आप एकहरी नागरिकता ही होंगे तभी संविधान जो है हमारा संघीय होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी है, जैसे सशक्त केंद्र, राज्य अनस्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन होना, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकरण, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जबकि अन्य विकल्प सभी संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को एक संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मता के प्रबल तत्व जो है वह उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसका? संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आगे एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जबकि जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक सदस्य और संघ क्षेत्र में 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह अधिकतम कितनी है? 552 है, इससे अधिक नहीं है। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं और शेष 238 सदस्य जो हैं वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित राज्य प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य तथा पौंडीचेरी से 1 सदस्य जो है वह चुना जाता है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? आंसर है न्यायपालिका को। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र जो है वह माना जाता है। संतुलन चक्र की संज्ञा दी गई है न्यायपालिका को। एक्सप्लेनेशन है, संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बंटी हुई होती है, इसे संघीय शासन कहा जाता है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन विवादों का निर्वाण करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच में उत्पन्न होता है।
एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में वाद विवाद होते हैं उसका जो है वह निर्णायक कौन करता है, उसको सुलझाता कौन है, तो वह उच्चतम न्यायालय देखती है। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यदि संसद ऐसा कानून बना लेती है जो संसद के विरुद्ध है, मतलब संविधान के विरुद्ध है, संविधान में जो भी बातें लिखी गई है उसके विरुद्ध है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। धातत्व है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, इसीलिए ही इनको संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन नंबर सी, एकल कार्यपालिका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। लेकिन अमेरिका में क्या चलता है, राष्ट्रपति शासन चलता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊपर सभी जो भी लिखे गए हैं वह सही है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन पड़ता है यानी कि राष्ट्रपति शासन होता है, वहां पर कार्यकारिणी का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देश की कार्यप्रणाली का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं, लेकिन यह व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो यह सभी उस जगह के लिए सही है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन होती है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेरिका का। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि सोवियत संघ से हम लोग मौलिक कर्तव्य को लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। फर्स्ट कथन दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। दूसरा कारण दिया हुआ है, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताना है। पहला दिया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति जो है वह संघीय है। यह तो बिल्कुल सही है। कारण, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। यह भी सही है, लेकिन केंद्रीकरण पर आधारित है इसलिए ही यह संघीय है, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति का विभाजन होता है, उसको हम लोग संघीय बोलते हैं। केवल केंद्र पर शक्ति होना, इसको हम लोग संघीय नहीं बोलते। इसलिए ये जो है वह पहला का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों ही बातें सही है। आगे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है क्योंकि संघ की इकाइयों में मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है।
संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में शक्ति के केंद्रीकरण का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, संघीय तो हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें जो शक्ति है वो केंद्र और राज्यों में विभाजित हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर केंद्र के पास शक्तियां चली जाती है, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है तो वह केंद्र के पास शक्तियां चली जाती है, तो उस स्थिति में शक्ति का जो है केंद्रीकरण भी किया जाता है, लेकिन वह क्या होगा, एक विशेष परिस्थिति होगी तभी। नेक्स्ट है, कौन सा मत बृहद रूप में से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग, ये सभी क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित हैं। क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र में विवाद। कोई राज्य चाहे कि हमें अलग राज्य बनाना है, कोई राज्य चाहे हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, यदि कोई संघ है, यदि भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग करें तो यह सभी क्षेत्रवाद अस्तित्व से संबंध है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की भी मांग कर रहे हैं। तो मैंने वही बताया कि कोई भाषा के आधार पर अपना राज्य जो है वह अलग करना चाहता है, कोई अपनी क्षेत्र के आधार पर अपने आप को अलग राज्य की मांग करता है, तो कोई दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, यह अपने आप को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग कर रहा है। तो ये सभी क्षेत्रवाद हो गए। क्षेत्रवाद मतलब वाद मतलब लड़ाई हो गया, क्षेत्र से संबंधित लड़ाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित किससे संबंधित हैं? आंसर है केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। आइए इनके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी ले लेते हैं। 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें बी शिवरामन और S.R. सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिशें अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया था। तो जो सरकारिया आयोग बनी थी वह किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने जो अधिकार है वह कहाँ से प्राप्त है? संविधान से प्राप्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है वह विभाजित है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? आंसर है अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वह किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वह आते हैं। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं डिटेल से। केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है।
7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची जिसमें कि 100 विषय हैं पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र को है, और राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लेकिन जो संवर्ती सूची है जिसमें 22 विषय हैं इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती है, और जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वह किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है तथा अनुच्छेद 246 यह परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में दिया गया है अध्याय 1 में। चलिए आगे हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का भाग 11 कौन से भाग में है? भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसी के अंतर्गत 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वह संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित नहीं है। तो आगे देखते हैं इन तीनों समितियों को कब कब बनाया गया था। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति बनाई गई थी। अब हम हमारे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों समितियों का गठन किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले शीतलवाड़ समिति बनाया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से। दूसरा था राजमन्नार समिति बनाया गया था। तीसरा था सरकारिया आयोग भी बनाया गया है। MS पुंछी आयोग भी बनाया गया है। तो ये 4 आयोग जो हैं हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित हैं। शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और MM पुंछी आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? हम अभी देखे थे संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग जो है उसका गठन किया गया था। आगे हम लोग और भी एक्स्ट्रा चीजों के लिए इसको पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनरावलोकन करने के लिए 1983 में उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसमें फर्स्ट तो रंजीत सिंह ही थे और अन्य जो 2 थे वो कौन थे? ये भी शिवरामन तथा SR सेन। सरकारिया आयोग ने अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। इसने योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच समन्वय पर बल दिया था।
यदि आपको पूछे कि जो सरकारी आयोग थी उसने किस पर बल दिया था, तो योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच में समन्वय पर ज़्यादा बल दिया था और इसने यह मना कर दिया कि केंद्र के पास कम की शक्तियों को कटौती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो यह आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संतिथियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दिया है, सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। दूसरा है, राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। तीसरा है, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, या फिर केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। चलिए इसके बारे में हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनरावलोकन करने के लिए 1983 में गठित सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की थी। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में क्या क्या कहा था, देखते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। तो यह बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का है उस राज्य का उसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, दूसरे राज्य का जो व्यक्ति है उसको ही बनाना चाहिए राज्यपाल। दूसरा बोल रहा है, राज्यपाल के 5 वर्षीय कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है तो उसको अचानक से नहीं हटा देना चाहिए जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। चौथा है, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जो कि केंद्र में जिस पार्टी की जो चल रही है, केंद्र में जो भी पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का हो। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव के केंद्र राज्य के मध्य संबंध के विषय में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। हमने देखा था कि राजमन्नार कमेटी जो है वो भी क्या था, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के विषय में बनाए गए थे। सरकारी आयोग यह भी बनाया गया था और आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, यह भी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन भी बनाया गया था। राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्य से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वह राज्य के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किन किन समितियों ने केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की है? तो हमने देखा है कि जो राजमन्नार है और सरकारिया, ये दोनों केंद्र और राज्य से संबंधित संबंध के विषय से संबंधित है, लेकिन जो तारकुंडे समिति है यह नहीं है। इसका गठन जो है वह चुनाव सुधारों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति का सुझाव क्या था? जो राजमन्नार समिति बनाई गई थी उसका सुझाव क्या था? इसमें कथन ए दिया गया है, वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो। दूसरा, राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सितंबर 1969 में तमिलनाडु की DMK सरकार ने श्री पी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, PC
चंद्रा रेड्डी की एक समिति बनाई। इस समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो ताकि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भर रहना पड़े और तथा इस समिति ने कहा कि वित्त आयोग को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो वित्त आयोग हो उसको स्थायी बना दिया जाए और राज्यों को अधिक पैसा दिया जाए ताकि वो कम से कम जो है केंद्र पर निर्भर रह सके और स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन चारों ही बातों पर। भारत में जो केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर निर्भर करता है, न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करता है, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप एक समान नहीं होता है। सरकार के स्वरूप का चयन देश की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यही कारण है कि देश की सरकार एकात्मक और किसी की संघात्मक होती है। एकात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है और संघात्मक प्रणाली में संपूर्ण शक्ति केंद्र या राज्यों के बीच में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संतुष्टि के उपरांत। तो जो भी शक्ति जो विभाजित है केंद्र और राज्यों के मध्य में, उसमें संशोधन करना होता है, तो संसद में ये चीजें होनी जरूरी है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन में। संघ और राज्य की सहमति से संशोधित होने वाले प्रावधान। इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये, क्या संघ और राज्य की जो भी शक्तियां हैं उसमें संशोधन करने के लिए हम जो प्रस्ताव पेश करेंगे, क्या कौन से सदन में पेश करेंगे? तो हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, या लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो ये बातें क्लियर हो गई। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। सदन में जितनी भी जो है संख्या उपस्थित है और जितने भी मतदान देते हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पास होना जरूरी है। इसके बाद यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। ठीक है, जितने भी राज्य हैं उसमें जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया विधेयक पारित माना जाएगा। जैसे जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य यदि इस पर जो अपना बहुमत साधारण बहुमत है उसे पारित कर देते हैं तो यह विधेयक क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। राज्यों के अनुमोदित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। जब यह पारित हो गया तब इसको अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात यह संशोधन मान्य होगा। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या है? जहां भी हम लोग संशोधन करना चाहते हैं सरकार और जो राज्य हैं उनके बीच में शक्तियों को लेकर के, तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले बिल को जो भी है उसको प्रस्ताव पेश करेंगे। तो जहाँ पे प्रस्ताव पेश करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों ही सदन में कुल संख्या के बहुमत से या फिर उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए।
इसके पश्चात यह जो संशोधन होता है उसको राज्य के विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा। कम से कम आधे राज्य जो है विधानमंडल में इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जब ये राज्य के विधानमंडल में पारित हो जाएगा तब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति इस बिल पर अपना अनुमति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह संशोधन जो होगा वह मान्य होगा और लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी जो है वह सही है। किसके लिए? राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए। क्या क्या उत्तरदायी है? राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, केंद्र पर राज्य जो है वह अधिक अपने वित्तीय को लेकर निर्भर रहते हैं, और क्षेत्रीय दलों का उदय। तो यह सभी कारण है जिसके कारण केंद्र पर शक्तियां जो है वह बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? आंसर है कृषि आय को छोड़कर के अन्य जितने भी आय होते हैं उन सब पर केंद्र द्वारा लगाया और लेकिन एकत्र किया जाता है, और किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वो वितरित किया जाता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे, तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 में फिर लिखा गया है कि रीति से संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाएंगे। कृषि को छोड़ करके जितने भी आय होते हैं वह कौन कलेक्ट करेगा? केंद्र कलेक्ट करेगा, लेकिन उससे जो भी पैसा आएगा वो केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। इसमें देखते हैं, केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का अत्यधिक अधिकार है, और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का अत्यधिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। ध्यातत्व है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्गृहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः या अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। यानी कि जो संघ सूची है उस पर जो विषय हैं, उस विषय से संबंधित जितने भी विभाग हैं उस पर केंद्र सरकार जो है वह कर लगाएगी, और राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित विभागों में कर लगाने का काम किसका रहेगा? राज्यों का। लेकिन जो राज्य सूची से पैसा आएगा उसको राज्य रखेगी, और जो संघ सूची से पैसा आएगा उसको केवल केंद्र ही नहीं रखेगी, उसको केंद्र और राज्यों में भी विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 54 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, यानी कि जो केंद्र जो बोलेगा, संघ बोलेगा, उसको प्रधानता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है?
आंसर है केंद्र को। केंद्र को अवशिष्ट जितनी भी शक्तियां हैं वह प्रदान किया गया है। जैसे संघ सूची वो तो केंद्र के पास ही रहेगी, और जो समवर्ती सूची है वो केंद्र और राज्य के दोनों के पास रहेगी, और राज्य सूची में राज्य के पास रहेगी, लेकिन कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसको केंद्र के पास रखा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? यानी कि हमारी जो संविधान में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और अमेरिका में जितनी व्यवस्थाएं हैं उनमें से कौन कौन सी समानता दिखाई देती है। फर्स्ट मैं पढ़ती हूँ, अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र के पास है। यह समानता भारत और अमेरिका में नहीं है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, यह भी गलत है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये दोनों तो अमेरिका में नहीं पाया जाता, ये केवल भारत में, और भारत में भी नहीं, अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास ही है। लेकिन यह समानता भारत और अमेरिका में नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है वह भारत के पास भी है और अमेरिका के पास में भी है। तो ये समानता हम लोग को देखने को मिली भारत और अमेरिका के बीच में। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां जो है वह राज्यों के पास है। तो ये एक असमानता दिखाई गई कि हमारे पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको हमने केंद्र के पास दिया हुआ है, लेकिन अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह राज्यों के पास में है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे वहाँ जो उच्च सदन होते हैं और निम्न सदन है उनमें जो है कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन ऐसी प्रावधान जो है वह अमेरिका में नहीं है। ये इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं। जैसे क्या क्या समानताएं हैं अब हम देखते हैं। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है और हमारे यहाँ भी है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह भी हमारे पास है, वहाँ भी है। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, यह भी उनके पास है और हमारे पास है। राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये समानताएं हैं और असमानताएं हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन है नहीं, कोई भी भारतीय संघ के राज्य हैं वो विदेश से सीधे ऋण लेने की शक्ति नहीं रखते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर संविधान की अनुच्छेद 292, 293 में केंद्र व राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता। तो यह बात समझ में आ गई। जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र है, वह तो विदेश से जो है ऋण ले सकती है, लेकिन जो राज्य हैं वह अपने देश से ही ऋण ले सकते हैं, कहीं विदेश से ऋण जो है वह नहीं ले सकते। तो राज्यों को ऐसी शक्तियां नहीं दी गई है कि वह विदेशों से ऋण ले सके। नेक्स्ट है, सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने देख लिया था कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनाने के लिए, इनके संबंध जो है उनके लिए सरकारीय आयोग जो है वह गठन किया गया था।